नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th के यूपी बोर्ड के 2022 का हिंदी का क्वेश्चन पेपर, जिसका कोड है 801 AF। आज इस क्वेश्चन पेपर को मैं सॉल्व कराने वाला हूँ और जो यूपी बोर्ड में हिंदी के अतिरिक्त क्वेश्चन पेपर आए थे 2022 में, जो अलग अलग कोड के थे, वो सारे मैं उसको सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। अगर आप इन क्वेश्चन पेपर की PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं इस प्रश्न पत्र में जो प्रश्न आए थे वो कैसे आए थे और किस हिसाब से आपको नंबर मिलते हैं हर एक प्रश्न पर, वो सारी चीज़ इसमें आपको देखने को मिलेंगी। बढ़ते हैं हम प्रश्नों की तरफ। तो यहाँ पर अगर हम देखें प्रश्न, पहले उस प्रश्न देने से पहले आपको यहाँ पर दिया गया है 3 घंटे 15 मिनट का आपके पास समय रहता है, 70 नंबर का आपका पूर्णांक रहता है। और यहाँ पर देखिए नोट लिखा हुआ है कि जो प्रारंभ के 15 मिनट आपको दिए गए हैं, 3 घंटे 15 मिनट में जो 15 मिनट आपको दिए गए हैं, वह परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी कि जो 15 मिनट हैं वह आपको प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिया जाता है। आप अच्छे से प्रश्न पत्र को देख लें, उसको समझ लें, इसके लिए आपको ये 15 मिनट दिए जाते हैं। पहले प्रश्न का है और इसके लिए आपको 1 अंक दिए जाते हैं, पहले प्रश्न का। और इसमें आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही, उसे पहचान कर लिखिए। आपको नीचे 4 कथन दिए गए हैं और इनमें से आपको पहचान कर लिखना है कि इसमें से एक कथन सही है और उसे आपको पहचान कर टिक करना है। तो देखते हैं एक एक आपको अच्छे से इन कथनों को देखना है बारीकी से। तो पहला कथन है मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध नाटक है। तो ये कथन गलत है। अब कैसे गलत है? देखिए, मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है, किंतु मित्रता निबंध विधा की रचना है, नाटक विधा की रचना नहीं है। इसलिए आपका पहला कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। उसके बाद हम दूसरे कथन की बात करें, दीपदान डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित महाकाव्य है, तो यह भी कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो दीपदान है वह रचना डॉक्टर राम कुमार वर्मा की तो है, किंतु यह महाकाव्य नहीं बल्कि एक नाटक है। अब बात करें अगर हम तीसरे वाक्य की, तो तीसरा हमारा जो कथन है वह रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास है। तो ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास है। और वहीं पर अगर हम बात करें चौथे कथन की, तो भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती हैं, तो ये कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि भारतीय संस्कृति के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो इस तरह से आप बारीकी से देखकर हर एक प्रश्न का उत्तर देना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो हमारे जो पहले प्रश्न का है उसके लिए आपको 1 अंक मिलते हैं। अब देखते हैं पहले प्रश्न के खा को। तो देखिए, पहले प्रश्न के खा में जो प्रश्न पूछा जाता है उसके लिए भी आपको 1 नंबर दिया जाता है और पूछा जाता है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। आपको यहाँ पर 4 कृतियाँ दी रहेंगी, उसमें से किसी एक कृति के लेखक का नाम, रचनाकार का नाम आपको लिखना रहता है। जैसे यहाँ पर है उजली आग। अगर हम बात करें उजली आग, तो उजली आग रचना है डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर की। बात करें कंकाल, तो कंकाल जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। और बात करें पंचपात्र, तो यह पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की रचना है। और इतिहास के पन्नों की बात करें तो यह डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। इसके लिए आपको 1 अंक दिए जाते हैं। इसमें से सिर्फ एक रचना का, आपको एक रचना के रचनाकार का नाम लिखना पड़ता है। उसके बाद अगर हम बात करें तीसरे गा की, तो देखिए गा में उसके लिए भी आपको 1 नंबर दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि आत्मकथा विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। कुछ इस तरह से आपको गा में प्रश्न मिलते हैं। तो देखिए, आत्मकथा विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखना है, सिर्फ एक लेखक का। तो आप इसमें हरिवंश राय बच्चन जी का नाम लिख सकते हैं, राहुल सांकृत्यायन का नाम लिख सकते हैं, फणीश्वरनाथ रेणु, उसके बाद रामविलास शर्मा, विष्णु प्रभाकर, इन सब में से किसी एक का नाम आपको लिखना है, सिर्फ एक लेखक का जो आत्मकथा विधा से संबंधित हो। इसके लिए आपको 1 नंबर मिलता है। अगर हम बात करें घा, तो जहाँ जहाज का पंछी किसकी कृति है, तो जहाज का पंछी यह कृति है इला चंद्र जोशी की। किसकी? तो इला चंद्र जोशी इसके रचनाकार हैं। अगर हम बात करें हमारे अंगा, ये का अंगा, तो साहित्यालोचन के लेखक का नाम क्या है, तो साहित्यालोचन के लेखक का नाम है बाबू श्याम सुंदर दास। तो इसके रचनाकार बाबू श्याम सुंदर दास हैं। तो पहले अगर हम देखें तो प्रश्न पत्र के पहले में आपको 5 का, खा, गा, घा, अंगा, ये 5 प्रश्न दिए जाते हैं और सबके लिए 1-1 अंक निर्धारित रहते हैं। अब बढ़ते हैं हम दूसरे। तो
तो दूसरे में का में दिया गया है प्रयोगवादी काव्य धारा की दो प्रमुख प्रवृत्तियाँ लिखिए। तो देखिए प्रयोगवादी काव्य धारा, तो मैं आपको सजेस्ट एक बात करूँगा, अगर आप क्लास 10th में हैं तो आप प्रत्येक युग की प्रवृत्तियाँ विशेषताएं ये याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को ही मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। और यहाँ पर आप देखें तो का और खा दोनों प्रश्न प्रयोग मतलब युग के विशेषता से ही संबंधित 3 नंबर अगर हम दोनों को मिला देते हैं तो आपको ज़रूर से ज़रूर याद करना है हर एक युग की विशेषताएं, उसका कालावधि, तो ये आप याद कर लीजिए। अगर हम बात करें प्रयोगवादी काव्य धारा की दो प्रमुख प्रवृत्तियाँ, तो निराशावाद, अतिबौद्धिकता, ये दो प्रवृत्तियाँ आप लिख सकते हैं, और बहुत प्रवृत्तियाँ हैं उसको आप याद कर सकते हैं। अगर हम खा पे चलते हैं तो रीतिकाल की दो प्रमुख विशेषताएं लिखी। किस काल की? तो रीतिकाल की। तो रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ विशेषताएं, श्रृंगार रस की प्रधानता, ब्रज रस की प्रधानता, नारी चित्रण, ये सारी रीतिकाल की विशेषताएं हैं। अब अगर हम ये 2 नंबर का प्रश्न है और इससे पहले वाला 1 नंबर का प्रश्न था। अब गा वाले की बात करें तो गंगा लहरी रचना की कवि का नाम उल्लेख कीजिए, यानी कि गंगा लहरी किसकी रचना है? तो बात करें तो गंगा लहरी पंडित जगन्नाथ मिश्र की रचना है। किसकी रचना है? पंडित जगन्नाथ मिश्र की रचना है गंगा लहरी। अगर हम देखें तो दूसरे के जो हमारा दूसरा प्रश्न, उसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं का खा गा, और उसके लिए आप टोटल यहाँ पर 5 नंबर मिले हैं। 2 प्रश्न 2-2 नंबर के हैं, 1 प्रश्न 1 नंबर का है। तो पहले में 5 नंबर के थे, सभी प्रश्न 1-1 नंबर के थे। दूसरे में 3 प्रश्न हैं और तीनों प्रश्नों के नंबर 5 है, यानी कि 10 नंबर के आपके यहाँ पर हो चुके हैं। अब बात करें तीसरा, देखिए जो हमारा तीसरा प्रश्न आता है यूपी बोर्ड में क्लास 10th में, वो आता है 6 नंबर का। कितने नंबर का? 6 नंबर का। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब इसमें देखिए रहता क्या है, निम्नलिखित गद्यांश में किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर निम्नांकित गद्यांश बोले, यानी कि आपको 2 गद्यांश दिए रहेंगे, उसमें से आपको किसी एक गद्यांश से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। उन 3 प्रश्नों के लिए 2-2 अंक प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित हैं। अब जैसे यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो हमारा का है, ये गद्यांश, इसमें देखिए कुसंग का जो सबसे भयानक होता है, ये सारी है। उसके बाद ये हमारा जो गद्यांश है इससे संबंधित यहाँ पर 3 प्रश्न पूछे गए हैं। अगर हम देखें 3 प्रश्न जो हमसे पूछे गए हैं वो क्या है। पहला है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। 2 नंबर का है उपयुक्त गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है। अब अगर हम देखें तो जो हमारा ये ऊपर वाला गद्यांश है, कुसंग का जो सबसे भयानक होता है, इसका गद्यांश क्या हो जाएगा? पहली बात तो ये मित्रता नामक पाठ से है, तो आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इस तरह से आप गद्यांश लिख देंगे, आपके 2 नंबर फिक्स। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। क्या करनी है आपको? रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। अब रेखांकित अंश क्या? देखिए यहाँ पर जो ये रेखांकित, ये जो रेखाएं खींची यहाँ से, किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहू के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाई जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक, किसी युवा पुरुष से यहाँ उठाती जाएगी, यहाँ तक कि आपको ये जो रेखांकित अंश इसकी व्याख्या करना है। देखिए आप व्याख्या करने में बहुत बच्चे गलती क्या कर देते हैं, सेम टू सेम वही उतार कर लिख देते हैं, किंतु आपको अपने शब्दों में इसकी व्याख्या करनी चाहिए। तो कुछ इस तरह से आप इसकी व्याख्या करेंगे, इसके लिए भी 2 अंक आपको मिलते हैं। तीसरा है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक क्यों होता है। अब यहाँ पर जो ये आपको गद्यांश दिया गया था उससे प्रश्न पूछा गया है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक क्यों होता है, तो आप इसी गद्यांश में जो आपको ये गद्यांश दिया गया है इसी में से आपको ढूंढकर बताना है, और इसका उत्तर आप दे देंगे तो आपको 2 अंक मिल जाएंगे। तो कुछ इस तरह से 2 अंक इसके लिए, 2 अंक इसके लिए, 2 अंक इसके लिए, टोटल आपके हो जाते हैं 6 नंबर। कितने? 6 नंबर आपको टोटल मिल जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले, जहाँ पर ये खा दूसरा, ये जो खा है उस दूसरा गद्यांश है, जिन 2 गद्यांश दिए रहते हैं जिसमें से एक का ही आपको लिखना रहता है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा चौथे नंबर का प्रश्न। देखिए अभी हमने 16 नंबर टोटल कर लिए हैं। चौथे नंबर का हमारा प्रश्न आता है कि निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा उसके काव्य सौंदर्य
काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। क्या क्या करना है? संदर्भ, व्याख्या और काव्य सौंदर्य। संदर्भ के लिए 1 नंबर, व्याख्या के लिए 4 नंबर और काव्य सौंदर्य के लिए 1 नंबर। टोटल 6 नंबर आपको मिलेंगे। अब देखते हैं तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, वो संदर्भ लिखते हैं, व्याख्या लिखते हैं, काव्य सौंदर्य भी लिखते हैं, साथ साथ प्रसंग भी लिख देते हैं। मैं कह रहा हूँ ये गलत बात नहीं है, प्रसंग लिखिए, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप जैसे लिखने में थोड़े स्लो हैं, आप थोड़े लिखने में स्लो हैं या फिर आपके पास समय नहीं बच रहा पेपर के दौरान, आपको पता चल जाएगा आपके पास समय की कमी है, तो मैं कहूँगा कि आपको प्रसंग लिखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि प्रश्न में ये प्रसंग लिखने के बारे में कहा ही नहीं गया है और कोई भी अंक प्रसंग के लिए निर्धारित नहीं किया गया है। तो आप प्रसंग नहीं लिखेंगे तो कोई भी आपका नंबर जाने वाला नहीं है। अब इसमें से प्रस्तुत ये जो हमारा पद्यांश है, 2 पद्यांश दिए रहेंगे, उसमें से एक को आपको लिखना है। तो अभी जो ये पद्यांश है तो इसका आप संदर्भ लिखेंगे तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य खंड के धनुषवंग नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। व्याख्या आप अच्छे से कर दीजिए, काव्य सौंदर्य लिख दीजिए, 1 नंबर, यहाँ पर 6 नंबर आपको टोटल मिल जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। टोटल 22 नंबर के क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं। उसके बाद हम बात करें 5वां, तो देखिए 5वें में हमारे पास का है, खा है और उसके बाद का और खा 2 है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए, उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। जीवन परिचय देने के लिए 2 अंक, रचना लिखने के लिए 1 अंक यहाँ पर बिल्कुल सटीक निर्धारित किए गए हैं। आपको यहाँ पर 3 लेखकों के नाम दिए गए हैं, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, जयप्रकाश भारती। तीनों में से किसी भी एक लेखक का नाम आप, किसी भी एक लेखक का जीवन परिचय और उसकी एक रचना आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आपको इसके लिए टोटल 3 नंबर दिए जाएंगे। ठीक इसी प्रकार अगर हम खा वाला प्रश्न देखें तो उसमें भी यही है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि के जीवन परिचय देते थे तो इसकी एक रचना का नाम लिखिए। यहाँ पर भी आपको 3 कवियों का ऑप्शन रहेगा, सूरदास, रसखान, मैथिली शरणगुप्त, आप किसी भी एक का लिख सकते हैं। यहाँ पर भी जीवन परिचय के लिए 2 नंबर और रचना के लिए 1 नंबर दिया जाएगा। यानी कि अगर हम देखें तो जो हमारा 5वां नंबर का प्रश्न है, इसमें टोटल अगर हम देखें तो 6 नंबर यहाँ पर भी बनता है, यानी कि अभी तक टोटल 28 नंबर की बात हो चुकी है। अगर हम बढ़ते हैं 6ठे प्रश्न पर, तो 6ठा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर अगर देखेंगे, हाँ अगर हम देखें तो निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश, यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है, निम्नलिखित बोल रहे हैं यानी कि 2 दिए होंगे फिक्स है। तो उसके बाद हम देखें तो इसमें संदर्भ लिखने का 1 नंबर और हिंदी में अनुवाद करने का 3 नंबर, तो टोटल 4 नंबर आपको दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो है इसका आप संदर्भ लिख देंगे और इसका हिंदी में अनुवाद कर देंगे तो आपको पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे, यानी कि 32 नंबर का अभी तक हो चुका है। 7वें पे बढ़ते हैं, तो 7वें में 2 है का और खा। 7वें में आपको क्या करना है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया हो कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आपको एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। जैसे यहाँ पर एक श्लोक आ चुका है, जैसे ये वाला श्लोक सर्वे बंतु सुखना, ये इसको छोड़कर आप कोई दूसरा श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, उसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे और 2 नंबर मिलेंगे। इस तरह मतलब 34 नंबर के आपको यहाँ पर प्रश्न हो जाएंगे। अगर 7वें का खा पकड़ें तो आपको निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। संस्कृत में आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपको यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हैं, इसमें से केवल 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1-1 नंबर मिलेगा। अब यहाँ पर देखें तो 34 2 36 नंबर का आपका यहाँ पर हो चुका है। आगे बढ़ें तो हम आगे देखते हैं कि 8वें नंबर पर जो ये प्रश्न आ रहा है, 8वें में 3 प्रश्न हैं, इसके लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 2-2 नंबर दिए गए हैं और आपके यहाँ पर टोटल 6 नंबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले रस आपको पूछा जा रहा है। रस यहाँ, हाँ देखिए इस प्रश्न में आप थोड़ा ध्यान दीजिए। हास्य रस अथवा करुण रस का अस्थायी भाव तथा परिभाषा लिखिए। इसीलिए बोला जाता है कि प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। देखिए होता क्या है,
बहुत बच्चे अगर प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे वो क्या जाएंगे, सिर्फ हास्यरस की परिभाषा लिखेंगे, उसका उदाहरण देकर चले जाएंगे। किंतु यहाँ पर उदाहरण नहीं पूछा, आपसे हास्यरस का अस्थाई, हास्यरस अथवा करुण रस का अस्थाई भाव पूछा है तथा उसकी परिभाषा पूछी है। यहाँ पर आपसे उदाहरण के लिए नहीं कहा गया। जैसे अगर हम खा वाले में देखें तो उपमा अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा देकर उदाहरण लिखिए, तो यहाँ पर आप उसका उदाहरण दीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है गा वाले में देखिए सोरठा अथवा रोला छंद के लिए लक्षण और उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर बोला हुआ है कि आप उदाहरण दीजिए, लेकिन का वाले में अस्थाई भाव पूछ रहे, उदाहरण नहीं पूछ रहा, इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको इसके लिए 6 नंबर मिल जाएंगे टोटल। आगे बढ़ते हैं, 9वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। यहाँ पर आपको 5 उपसर्ग दिए गए हैं और इनमें से 3 को लेकर एक एक शब्द बनाना है और एक एक के लिए एक एक अंक आपको मिलेंगे। आ दिया हुआ, अध दिया हुआ, उप दिया है, अब दिया है, पर दिया है, 5 ऑप्शन आप करेंगे, 3 में से आपको बनाना है। अब आगे बढ़ते हैं, तो हमारा 9वें का ये का था और 9वें का खा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। पिछले में उपसर्ग थे, इसमें प्रत्यय हैं, इसमें 3 बनाने थे, इसमें 2 बनाने हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, 4 में से आपको 2 बनाने हैं, हर एक के लिए एक एक अंक आपको मिलेंगे। बढ़ते हैं अगले, तो यहाँ पर हमारा 9वें का गा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, 2 का किसी का आपको समास विग्रह करना है और कौन सा समास है उसका नाम लिखना है। आप अगर समास विग्रह करते हैं उसका 1 अंक नहीं, आपको प्रत्येक के लिए 2 का आपको समास विग्रह करना है तथा समास का नाम लिखना है, उसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा प्रत्येक के लिए। उसी तरह हमारा अगला भी है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखने हैं आपको, 2 और प्रत्येक के लिए 1 अंक आपको मिलेगा। और उसी तरह 9वें का अंगा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास, 2 का पर्यायवाची लिखना है और आप 2 पर्यायवाची लिखने हैं, 2 के 2 पर्यायवाची लिखने हैं, यानी कि प्रत्येक के 2। जैसे आँख का तो चक्षु और नेत्र ऐसे लिख सकते हैं, पृथ्वी का धरा, उसके बाद वसुधरा, तो ऐसे आप लिख सकते हैं वसुधा। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किसी से किन्हीं 2 में संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए और 2 का करना है, प्रत्येक के लिए 1 अंक आपको मिलेंगे। इनमें चारों में से किन्हीं 2 का आप कर दीजिए। उसके बाद 10 का खा है, निम्नलिखित शब्दों के रूप चतुर्थी विभक्ति एकवचन में लिखिए। फल अथवा मती, तो देखिए फल अथवा मती में किसी एक का लिखना है, मधु अथवा नदी में से किसी एक का लिखना है और उसके लिए 1 अंक लिखने मिलेंगे। आपको यहाँ पर दिया है चतुर्थी विभक्ति में एकवचन आपको लिखना है। गा में देखें तो निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक के धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। 2 नंबर है तो आपको किसी एक के धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख करना है, तो किसी एक का कर दीजिए, आपको 2 अंक साक्षात मिल जाएंगे। और यहाँ पर घा देखें, 10वें का घा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। 2 वाक्यों का आपको संस्कृत में अनुवाद करना है और प्रत्येक वाक्य के लिए 1 अंक निर्धारित हैं। 5 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से मात्र 2 आपको करना है, 1 अंक आपको मिल जाएंगे। 11वां प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से एक विषय पर निबंध आपको लिखना रहेगा और उसके लिए 6 अंक आपको मिलेंगे। 4 टॉपिक आपके पास रहेगा, किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है। 6 नंबर का है, कम से कम 2.5 पेज या फिर 3 पेज तो आप लिख कर ही आइए। अब बात करते हैं आखिरी प्रश्न, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लिखिए। यहाँ पर आपको खंड काव्य लिखना रहता है, हर एक जिले का अलग अलग रहता है, तो आपके ज़िले का जो हो उसका आपको लिख देना है, 3 नंबर आपको इसके लिए मिल जाते हैं। तो इस तरह से आपका हिंदी का पेपर समाप्त हो जाता है। तो ऐसे ही आपका पेपर आएगा, आप अच्छे से तैयारी कीजिए और आप अच्छे नंबर लाइए। बस आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगली वीडियो और जो एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर है उनको सॉल्व करने के लिए मैं ले आऊँगा। तो PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।